हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सीआई। लास्ट टाइम पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बेसिक मॉडल्स देखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किन किन जगहों पे यूज होता है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड जो। फर्स्ट देखो आप, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप। अभी तक हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा वो क्या था कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। जैसे 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, हर साल 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, या 20 साल इन्वेस्ट किया, हर साल 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। जरूरी नहीं ऐसा हो, कई बार द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फ्लोटिंग, ठीक है। तो अभी हमने जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने ली है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप है। क्या होता है इसमें, देखो समझो। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर्स बी I1, I2, I3 रेस्पेक्टिवली। सपोज मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 है, सेकंड ईयर के लिए I2 है, थर्ड ईयर के लिए I3 है। अलग अलग हो सकती है, जैसे पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 4%, राइट। तो ऐसा जब भी केस आएगा वहां पे आपको ये चीज लगानी है। तो उस केस में अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल इनटू क्या लिखते थे बेटा, 1 + i की पावर n। कैसे आता था, मैंने आपको डिराइव करके बताया था। कैसे आता था, फर्स्ट ईयर में हमें मिलता था P1 + i, क्योंकि P में PI जुड़ जाता था, तो P1 + i एक साल के बाद मिलता था, ठीक है। फिर इस P1 + i में वापस से क्या जुड़ जाता था, इसी का इंटरेस्ट, यानी P1 + i × i। वो अगर डेरिवेशन तुमने लिख रखा उसको रेफर करो, तो उससे हमारे पास अगले साल का अमाउंट कितना आता था, P1 + i का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने डिराइव किया था कि हर साल एक पावर बढ़ती जाती, ठीक है। अब अगर आप इसी एनालिसिस पे चले जाओ, अब की बार क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को कितना मिलेगा अमाउंट, P1 + i1, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट I1। अब इस P1 + i1 में अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो I2 मिलेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय I2। तो ऐसा मिलेगा कि नहीं बेटा, P1 + i1 मल्टीप्लाइड बाय I2, ये मेरा इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर। दूसरे साल का इंटरेस्ट तो इतना होगा। अब ये वाला इंटरेस्ट किसके अंदर ऐड हो जाएगा, पिछले वाले अमाउंट के अंदर, तो नया प्रिंसिपल क्रिएट होगा। तो क्या वो ऐसा आएगा, P1 + i1 तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 + i2। तो अगली बार 1 + i2 मल्टीप्लाई होगा। समझे तुम, हुआ क्या, पिछली बार पिछले फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्मूले में क्या था, 1 + i1 था, फिर अगले में वापस 1 + i1, फिर अगले में वापस 1 + i1, तो वो पावर में जा रहा था। अब तो पावर में नहीं जा सकता क्योंकि हर बार अलग अलग है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, P1 + i1, फिर अगले ईयर के लिए 1 + i2, फिर अगले ईयर के लिए 1 + i3, अगले ईयर के लिए 1 + i4 एंड सो। समझ आई बात। पावर में कब जाएगा, जब सेम इंटरेस्ट आएगा। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया कि भाई पहले 2 साल के लिए तो I1 है, तीसरे साल के लिए I2 है और अगले 2 साल के लिए I3। तो पहले 2 साल के लिए I1 मतलब इसकी पावर 2 हो जाएगी, अगले साल के लिए I2 मतलब इसकी पावर 1 रहेगी, अगले 2 साल के लिए I3 मतलब इसकी पावर 2 हो जाएगी। जितने साल के लिए वो इंटरेस्ट रिपीट हो रहा है उतना पावर में चला जाएगा। सिंपल। अगर आपको ये एनालिसिस क्लियर था जो पहले किया था, तो फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं। जब जब सेम आ रहा है वो पावर में चला जाएगा, जब जब डिफरेंट आ रहा है एक नया ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। So this is the formula that you use whenever you have floating rate of interest. ये बात ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने, देखो। Rate of interest on a sum of ₹1000 is 5% for first year, 6% for second year, 8% for next 2 years and 10% for period beyond 4 years. क्वेश्चन का मतलब, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दूसरे साल 6%, ये तो एक साल के लिए। अगले 2 साल 8%, यानी तीसरे और चौथे साल 8%। 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 4 इयर्स। अब 4 साल से ज्यादा अगर आपने पैसा लगाया तो हर साल आपको 10% मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला अमाउंट आफ्टर 6 इयर्स, कितने साल पैसा लगाया मैंने, 6 साल, राइट। तो 6 साल में बेटा क्या होगा, पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 0.05, दूसरे साल के लिए 6%, 0.06, तीसरे और चौथे साल के लिए 8% यानी 0.08, पांचवें और छठे साल के लिए 10%, क्योंकि कोई भी 4 साल के बाद का पीरियड हमेशा 10% इंटरेस्ट देगा, तो पांचवें और छठे के लिए 0.1। समझ आई बात, ठीक है। सो व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना बेटा हमारा 1000, पहले साल के लिए 1 + i1, दूसरे साल के लिए 1 + i2, तीसरे और चौथे के लिए 1 + i3 i4, तो वो होल स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। इसको 2 बार लिखने का मतलब होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखने का मतलब इसका भी होल स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर पे लिखो और कैलकुलेट कर लो इसको। सो यू विल गेट 1570.83। सो द अमाउंट आफ्टर 6 years will be 1570.83। सो दिस इज हाउ यू विल डील विद क्वेश्चंस ऑन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल है, कुछ नहीं, बस अलग अलग ब्रैकेट बनाना पड़ेगा हर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी मैंने बोला कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 इन्वेस्टेड फॉर 10 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम फॉर फर्स्ट 5 years एंड 9% फॉर द नेक्स्ट 5 years। पहले 5 साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7। अगले 5 साल के लिए 9। कितने साल पैसा लगाया? 10 साल। कितना पैसा लगाया? 50,000। निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो वही हुआ बेटा, P इंटू जितना है वो, ठीक है। तो P तो क्या है हमारा? 50,000। पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 7%, 1 प्लस I1। कितनी बार? 5 बार, तो पावर 5, ठीक है। फिर 1 प्लस I2 कितनी बार? 5 बार, तो वो 5, ठीक। ये कैलकुलेटर पे लिख लो एंड जस्ट कैलकुलेट इट। सो 50,000 इंटू 1.07 की पावर 5 इंटू 1.09 की पावर 5, देखो कितना आता है? 107899.98। वेरीफाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब ये तो मेरा अमाउंट है, ये आंसर नहीं है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। पिछले क्वेश्चन में मैंने अमाउंट पूछा। कंपाउंड इंटरेस्ट लाने के लिए अमाउंट में से क्या घटाना पड़ेगा बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था मेरा? 50,000। तो इस अमाउंट में से मैंने 50,000 घटा दिया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? 57899.98। 57899.98, दैट इज द आंसर। समझ आया ये पहला एप्लीकेशन? ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? पॉपुलेशन टाइप, मतलब पॉपुलेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन लगता है। कैसे लगता है? मैंने जनरल केस लिया। क्या जनरल केस? इफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय X% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। इस लाइन को ध्यान से समझना। पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, रीजन मतलब सिटी, टाउन, कंट्री, कुछ भी, स्टेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है एवरी ईयर बाय X% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। जैसे अगर मैं बेटा ऐसा बोलूं कि एक जगह की पॉपुलेशन हर साल 2% से बढ़ रही है, इसका क्या मतलब निकला? कि जैसे मान लो आज उसकी पॉपुलेशन 100 है, तो अगले साल 102 हो जाएगी, 2% बढ़ेगी, मतलब 102 हो जाएगी। अगले साल वापस उसके नेक्स्ट साल कितनी हो जाएगी? 104 नहीं होगी। अब 2% किसका बढ़ेगा? 102 का बढ़ेगा, ठीक है। ये मतलब होता है पॉपुलेशन अगर हर साल 2% बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई शुरू में 100 थी तो हर साल 2% मतलब 2 बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर साल पॉपुलेशन किसके परसेंटेज पे बढ़ती है? जो उस साल में पॉपुलेशन है उसका उतना परसेंट अगले साल बढ़ जाएगा। नहीं लिखा हो तो भी यही मीनिंग मानते हैं, ठीक है, राइट। जैसे मान लो कि भाई सपोज करो एक सिटी जब एक सिटी का जब क्रिएशन हुआ, ऑलराइट, तब मान लो कि उसका जो सेंसस था उसमें हमारा पॉपुलेशन जो 1 लाख आया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई अगले साल जो है पॉपुलेशन 1,20,000 है, इसका मतलब 20% बढ़ गई पॉपुलेशन। कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि हर साल पॉपुलेशन मेरी 10% बढ़ रही, राइट, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो इसका मतलब अगले साल कितनी हो जाएगी? 1,10,000। अब अगले साल कितनी हो जाएगी? 1,20,000 नहीं होगी, 1,10,000 का 10% बढ़ जाएगा, समझे आप? तो जिस साल में जितनी पॉपुलेशन है उसका उतना परसेंट हर साल इंक्रीज होता है। तो ये तो मैंने लिखा है, नहीं लिखा होगा तो भी यही मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? X% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। स्टार्टिंग में जितनी पॉपुलेशन है उसका X% हर साल बढ़ेगा। समझ आई बात? ठीक है। और ऐसा जब भी होता है तो हमारे को सिंपली पता है भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो कहता है कि हर साल आपका जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। तो यहां पे भी वही बात है, हर साल जो पॉपुलेशन है उस पर इतना इंक्रीमेंट आएगा, और हर साल जो पॉपुलेशन है वो बदल रही, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, देन पॉपुलेशन आफ्टर n years स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ P0। इनिशियल पॉपुलेशन यानी किसका काम करेगा मेरे लिए? प्रिंसिपल का। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब प्रिंसिपल का काम करेगा, वो मैंने P0 मान लिया। कितने समय के बाद? n years, ये मेरे टाइम का काम करेगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? X%, ये मेरा ROI का काम करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अमाउंट इज इक्वल टू P0 1 प्लस X/100 की पावर n, ऐसे ही लिखते थे। यहां माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने इंक्रीज और डिक्रीज बोला है। अगर बढ़ रही है वैल्यू तो प्लस लगाएंगे, प्लस फॉर इंक्रीज। घट रही है वैल्यू तो माइनस लगाएंगे, माइनस फॉर डिक्रीज। फॉर्मूला कौन सा है? वही अमाउंट का फॉर्मूला ही है, यहां भी वहां भी, बस उसको यूज अलग अलग तरीके से करते हैं, तभी तो एप्लीकेशन ऑफ सीआई बोलते हैं। फॉर्मूला वही है लेकिन उसका यूसेज अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, मैंने अमाउंट को क्या बोल दिया? पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ n years, ये तो अमाउंट बोल दिया।
ये प्रिंसिपल हो गया, इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 की पावर n अगर इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और 1 माइनस एक्स बाय 100 की पावर n अगर डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। समझ में आई? ऐसा भी हो सकता है कुछ साल इंक्रीज हो कुछ साल डिक्रीज हो, तो फिर ये वाला फ्लोटिंग रेट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, फिर फ्लोटिंग रेट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो एक एग्जांपल दिया है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 3% एवरी ईयर फॉर फर्स्ट 2 years एंड देन डिक्रीजेस बाय 1% फॉर द नेक्स्ट ईयर। वापस समझो, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 3% एवरी ईयर फॉर द फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल तो 3% बढ़ती है, देन डिक्रीजेस बाय 1% फॉर द नेक्स्ट ईयर, तीसरे साल 1% घट जाती है। If its population after 3 years is 5 lakh, what is its population initial? अब उल्टा क्वेश्चन पूछिए, दो वेरिएशन इस क्वेश्चन में। पहला तो जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर कुछ में इंक्रीज हो कुछ में डिक्रीज हो तो फ्लोटिंग रेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, उसने पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ n years नहीं पूछी है, वो तो दे रखी है कि भाई पॉपुलेशन आफ्टर 3 years कितनी है, 5 लाख। उसने पूछा पॉपुलेशन इनिशियली कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल पूछ लिया, तो कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, 3%, 0.03, सेकंड ईयर आल्सो 3%, क्योंकि फर्स्ट 2 years में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज हो रही है इसलिए प्लस। I3 तीसरे साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब बेटा क्या साइन लगाऊंगा, माइनस, मतलब या तो इस फॉर्मूले में माइनस लगा दूं या आपने सोच में ही माइनस कर दूं, तो ऑटोमेटिकली वहां प्लस की जगह में माइनस लिख लूंगा, दोनों तरीके सही है, ठीक है भाई। अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को फॉर्मूले में प्लस लिखना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिखना है। उसी बात को बोलने का ये भी तरीका हो सकता है कि I1 I2 तो पॉजिटिव हो गए और I3 नेगेटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, अब सीधा उस पर चले जाओ वापस। ये अमाउंट मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन आफ्टर n years, P मतलब क्या हुआ, इनिशियल पॉपुलेशन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा साल, ठीक है। देखो जरा क्या लिखा, P मतलब फाइनल पॉपुलेशन, P0 मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, पहले साल के लिए 1 प्लस I1, दूसरे साल के लिए 1 प्लस I2, तीसरे साल के लिए 1 माइनस I3। क्यों माइनस, क्यों माइनस क्यों? अब देखो अगर मैंने यहां माइनस लिखा तो फिर यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं, मैं प्लस I3 लिखूंगा, ऑलराइट। तो एक काम करो, तुम इसको I3 को नेगेटिव ही लेना, पॉजिटिव ही लेना, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने यहां माइनस लगा दिया और यहां भी माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक जगह माइनस लगाओ, तो जैसे यहां माइनस लगा दिया ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि 1 माइनस I3 मतलब डिक्रीज, फिर इसको प्लस लेना, ऑलराइट। अब देखो जरा, ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। अब देखो P कितना है मेरा, 5 लाख, ये P है क्योंकि उसने पॉपुलेशन आफ्टर 3 years दे रखी, तो वो P की वैल्यू है, तो P की वैल्यू 5 लाख। P0 मेरे को निकालना है, उसको P0 मान लिया। पहले और दूसरे साल सेम है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 0.03, तो 1.03 का होल स्क्वायर हो गया। तीसरे साल 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 कितना होता है बेटा, 0.99, 1 माइनस 0.01, 0.99। समझ आई बात, ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से निकालना क्या है हमें, P0, तो P0 निकालने के लिए इनको इधर डिवाइड कर देंगे, इनको इधर डिवाइड किया तो ये आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे डालो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.99, सी व्हाट यू गेट इज 476058। कितना आता है बेटा, 476058, यानी 3 साल पहले इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, 476058, और 3 साल बाद कितनी हो गई, 5 लाख। तो ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया जिसमें फ्लोटिंग रेट का भी कॉन्सेप्ट लगा, पॉपुलेशन का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सारे सीआई के ही फॉर्मूले। समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर देखो बेटा, 2 क्वेश्चन और लिए मैंने पॉपुलेशन पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए भी हुए, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। वही वाली लैंग्वेज है जो अभी पढ़ी थी हमने, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 2%। इससे मेरे को मिल गया भाई कि मेरा आई जो है वो 0.02 है, ये तो मिल गया सबसे पहले। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब ROI हो गया। फिर नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर विच द टोटल इंक्रीज विल बी 40% इज नियरली, नंबर ऑफ इयर्स मतलब अननोन कौन हो गया बेटा, n, ठीक है। आफ्टर विच द टोटल इंक्रीज विल बी 40%, टोटल इंक्रीज विल बी 40% मतलब क्या होगा कि अगर मान लो भाई मैंने 100 रुपए से चालू की कोई चीज और अगर इंक्रीज 40% हो रहा है, मतलब 140 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए फाइनली। तो ऐसे ही अगर मैं मान लो कि 100 लोगों से चालू करूं तो 40% इंक्रीज का मतलब अल्टीमेटली 140 लोग होने चाहिए आफ्टर n years। आफ्टर n years कितने लोग होने चाहिए, 140 लोग होने चाहिए, ये बोल सकते हैं, राइट। तो सिंपल तरीका ये ले लेते हैं भाई, उसने ये तो बताया नहीं कि इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी, फाइनली पॉपुलेशन कितनी है, कुछ नहीं बता रखा, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है,
ठीक है। आपको खाली ये दे रखा है कि 40% है, 2% है, तो इसका आप बेस को 100 ले सकते हो, आप बेस को x ले सकते हो, आप बेस को p ले सकते हो, जो मर्जी ले, ठीक है। तो मोस्ट कन्वीनियंट क्या है, 100 सबसे कन्वीनियंट है क्योंकि परसेंटेज दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि मेरी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 100, राइट। तो फिर मेरी फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी, 140, क्योंकि 40% फाइनली इंक्रीज हो गया। जैसे मैंने कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया 100 रुपए, और मेरे को फाइनली कितना मिल गया, इंक्रीज 40% का, तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 140। तो वो हमारा अमाउंट हुआ, ये हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हुआ, एन हमें निकालना है और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन सिंपल है। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला वाज p इक्वल टू p नॉट 1 प्लस i की पावर n। यहाँ पे तो इंक्रीज ही हो रहा है हर बार, तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। लेट अस पुट द वैल्यूज, p की वैल्यू कितनी, 140, p नॉट की वैल्यू 100, 1 प्लस 0.02 की पावर कितनी, n, ये लिख दूं, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 100 इंटू 1.02 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। इस 100 को इधर डिवाइड कर दे तो ये आएगा 140 डिवाइडेड बाय 100, राइट, जो कि कितना होगा बेटा 1.4 इज इक्वल टू उधर कितना है 1.02 की पावर n। इतना आ गया यहां तक, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में n निकालने के लिए आपको तरीका बता दिया था पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब हमने इनिशियली पढ़ना चालू किया था कि भाई इस तरीके की इक्वेशन आ जाए हमें पावर निकालनी है, तो दो तरीके थे, ठीक है। पहला तरीका तो हिट एंड ट्रायल था, आपके पास ऑप्शंस है, यू कैन ऑलवेज प्लग इन द ऑप्शन इन प्लेस ऑफ n एंड चेक ऑन योर कैलकुलेटर कि भाई कौन सा मेरे को इसके आसपास नंबर दे देगा। नियरली बोला, एग्जैक्ट नहीं आएगा, जरूरी नहीं एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, आसपास आना चाहिए, ऑलराइट। तो अगर आप सबसे पहले ये ट्राई करो तो देखो अपना कैलकुलेटर उठाओ और साथ में करते जाओ फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे n की जगह क्या रखूं, 7, तो अगर मैं रखूं 1.02 की पावर 7 तो कितना आता है बेटा 1.14 आता है, ठीक है। तो इसको जब हम रखते हैं तो 1.14 आता है, तो हमें तो 1.4 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब जब हम 10 रखते हैं इसकी जगह तो कितना आता है, 10 रखते हैं तो आता है 1.21, ठीक है। 10 रखने पे आता है 1.21, तो ये भी गलत हो गया, मेरे को 1.4 चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तीसरा रखूं, तीसरा है मेरे पास 17 रखने पे आता है 1.4002, व्हाट इज 1.4002, मतलब इट इज रफली 1.4, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑफ कोर्स ये बेस्ट तरीका है करने का, कहां जरूरत है एग्जैक्ट निकालने की, आपके सामने ऑप्शंस है, प्लग इन दी ऑप्शंस एंड ट्राई कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझना है सब्जेक्टिविटी में कैसे करेंगे सर, तो ये भी मैंने तुम्हें समझाया था एक पिछली क्लास में कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और हमें एन निकालना है, तो हमने लॉग वाला मेथड सीखा था, तो आप वो चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। उससे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वो क्यों जरूरी होगा, जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, मान लो यहाँ पे ऑप्शन होते 17 ईयर्स 6 मंथ्स, 17 ईयर्स 5 मंथ्स, 16 ईयर्स 6 मंथ्स, ऐसे ऑप्शन होते, तो फिर क्या होगा कि फिर पावर में ट्राई करना तो पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारे लिए। भाई 17 ईयर्स 6 मंथ्स मतलब पावर फ्रैक्शन आ जाएगी, तो वो ट्राई करने के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, उसमें तो फिर दो में डिवाइड करके फिर करना पड़ता है। उसकी जगह कौन सा मेथड बताया था तुम्हें, लॉग लेने का, पहले लॉग ले लो फिर एंटी लॉग ले लो, वो ट्रिक अगर याद है तो उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप वेरीफाई कर सकते हो लॉग लेके, करें, चलो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया, तो लॉग लेने पे यहाँ क्या आएगा बेटा लॉग 1.4, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा n log 1.02, ये आएगा, n तो बाहर आ जाएगा पावर में, ये बच गया। यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे तो n चाहिए, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा log ऑफ 1.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.02, क्या आ जाएगा बेटा log 1.4 डिवाइडेड बाय log 1.02। अब रही बात log 1.4 और log 1.02 कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें समझा दिया था कैसे निकालते, याद है वो ट्रिक लगाओ जरा फटाफट। दो लॉग निकालने पड़ेंगे तुम्हें, एक तो 1.4 एक 1.02। क्या था मेथड बेटा, पहले 1.4 को स्क्रीन पे टाइप करो, उसके बाद 13 बार क्या दबाना था, रूट, ठीक है। तो दबाओ 13 बार रूट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, सो दिस इज 1.4, ओके, ये 1.0004 आ गया कुछ, ऑलराइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी, इसमें से 1 माइनस करो, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी, उसमें 3558 मल्टीप्लाई करो, सो मल्टीप्लाई 3558 टू इट, सो इनटू 355, 0.14614 ऐसा कुछ आ गया तुम्हारे पास, 0.14614, ठीक है। तो ये जो भी आ गया इसको एक बार के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 0.14614 जो भी, अब ये तो हो गया, इसका लॉग आ गया, तो यही आंसर होता था,
ठीक है। अब नीचे वाले का लॉग निकालना है, तो वापस वही 13 बार रूट दबाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद क्या टाइप करना है, 1.02 1.02, ये कुछ 1.00002 आ गया, -1 करो, ठीक है। फिर जो भी आया इनटू करो 3558, कितना आ गया बेटा 0.00860, 0.00860 ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करो, दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। सो लेट्स डिवाइड 0.14614 डिवाइडेड बाय 0.00860, सी कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेटर पे क्या दिखा रहा है, 16.99 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 16.99 दिखा रहा है, देयरफॉर द आंसर इज 17, उसने नियरली बोला, सो नियरली द आंसर इज 17 इयर्स। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन से क्लियर हो गया भाई कि 17 आंसर है बाय प्लगिंग इन द ऑप्शंस। यहां एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली एन की वैल्यू होगी। समझ आई बात मेरी, क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मान लो कि ऑप्शन होते हैं 16 इयर्स 5 मंथ्स, 17 इयर्स 6 मंथ्स, ऐसे, तो वो तो यहां से क्लियर हो जाता। उसके लिए फिर ये मेथड बेटर है। जैसे मान लो यहां तुम्हारा आंसर आता 16.5, इसका मतलब 16 इयर्स 6 मंथ्स। 0.5 का मतलब कितने मंथ्स हुए बेटा, 6 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 0.5 का मतलब 6 महीने, तो 16.5 आता मतलब 16 इयर्स 6 मंथ्स, तो हम वो वाला ऑप्शन टिक कर देते। तो इससे क्या एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तभी यूज करना जब ऑप्शंस बहुत क्लोज हो, मंथ्स में हो, तब यूज करना, बाकी इसका कोई यूज नहीं, ठीक है। सी द सेकंड वन, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 मतलब कि 1000 लोगों का अगर मैं सर्वे करूं तो उसमें एनुअल बर्थ रेट, हर साल पैदा होने वाले लोग कितने, और एनुअल डेथ रेट, हर साल मरने वाले लोग कितने। तो अगर 1000 में देखा जाए, 1000 के सैंपल में देखा जाए तो 39.4 लोग तो पैदा होते हैं और 19.4 लोग मरते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब न तो कोई बाहर से अंदर आता है, बाहर के देश से हमारे देश में आता है, और ना हमारे देश से बाहर जाता है, मतलब जो है वो यहीं के ही लोग हैं, या तो यहाँ पैदा हो रहे हैं या फिर यहाँ मर रहे हैं, ना तो बाहर से कोई बंदा यहाँ आ रहा है, ना यहाँ से कोई बंदा बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये, ठीक है, राइट। तो अब क्या क्या दे रखा है, उस चीज से क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहली बात तो तुम ये देखो कि बर्थ रेट कितनी दे रखी है तुम्हें, 39.4, और डेथ रेट कितनी दे रखी है तुम्हें, 19.4। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूंगा तो 20 आएगा, यानी 20 लोग पर 1000 इफेक्टिवली जिंदा रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। भाई इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग मर गए उसी साल में, तो इफेक्टिवली कितने लोग बच गए, 20। कितने में से, 1000 में से, पर 1000 ही है। तो ये मुझे क्या दे देगा, मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि इफेक्टिवली हर साल 20 लोग 1000 पे एक्स्ट्रा मिलते हैं मेरे को, समझ में आई। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20/1000 का मतलब 0.02 होगा कि नहीं होगा बेटा, 20/1000 क्या होता है, 0.02। सो व्हाट इज माय रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज 0.02, 2%, 20% नहीं 2%। गलती बच्चे क्या करते हैं, 20% कर लेते हैं। 20% तब होता है ना बेटा जब यहाँ 100 होता, यहाँ 1000 है तो 2% है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई, 0.02। तो यहाँ भी 0.02 थी, तो वो बात सेम, ऑलराइट। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इयर्स, यानी हमें n निकालना है। काफी हद तक ऐसा सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, अब की बार पॉपुलेशन डबल चाहिए। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बढ़ी हुई चाहिए थी, 40%, अब पॉपुलेशन कितनी चाहिए, डबल मतलब समझे, यहाँ पे भी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब पॉपुलेशन इनिशियली और फाइनली नहीं दे रखी, तो फिर मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो जैसे मैंने मान लिया कि पॉपुलेशन इनिशियली 100 थी, तो फाइनली कितनी हो जाएगी, 200, क्योंकि डबल हो रही है, ठीक है। तो वो मानना बेस्ट है। तो मैंने मान लिया कि मेरी इनिशियल पॉपुलेशन जो थी वो 100 थी, तो मेरी फाइनल पॉपुलेशन 200 हो जाएगी, क्योंकि मेरा अमाउंट डबल हो रहा है। या आपने अगर इनिशियली p मान लिया तो फाइनली 2p हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, p इक्वल टू क्या होता है, p नॉट 1 प्लस i की पावर n, ये फॉर्मूला था। लेट अस पुट द वैल्यूज, p कितना है मेरा 200, p नॉट कितना है 100, 1 प्लस 0.02 की पावर n, मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इससे कट गया कितनी बार बेटा, 2 बार, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू 1.02 की पावर n आया। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन। अब ऑफ कोर्स सिंस यू आर गिवन ऑप्शंस, यू कैन प्लग इन द ऑप्शन एंड चेक कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके नियरेस्ट आ जाता है, ये चेक करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट चेकिंग। सबसे पहले 35 रखते हैं यहाँ पे,
तो 1.02 की पावर 35 निकाल के देख लो एक बार फटाफट कितना आ रहा है, जस्ट कैलकुलेट इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.999। हमें कितना चाहिए था बेटा 2, और बाकी ऑप्शंस इससे बहुत दूर है, जैसे बहुत दूर है मतलब समझे, जैसे 35 है, मान लो एक होता 36, एक होता 34, तो मैं वो फिर वो भी चेक करता। अभी तो बाकी सारे साल बहुत दूर है और हमें अप्रोक्सीमेटली ही निकालना है, कोई एग्जैक्ट 1.999 का मतलब अप्रोक्सीमेटली इट इज 2 ओनली। 1.999 को अगर राउंड ऑफ करोगे इट कम्स आउट टू बी 2 ओनली, ठीक है। सो दैट मींस दिस शुड बी द आंसर, इसके आगे मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं। 35 इयर्स अप्रोक्सीमेटली इज माय आंसर। अब ये मत बोलना कि सर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन, हमारा तो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। बेटा एग्जैक्ट मैच तो यहां भी नहीं हो रहा था, लेकिन चलो यहां उसने नियरली बोला था, लेकिन एग्जैक्ट मैच के लिए तो फिर मंथ्स में देना पड़ेगा ना उसको, फिर उसको ये बताना पड़ेगा 35 इयर्स 4 मंथ्स। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ इयर्स, यानी वो इयर्स पे राउंड ऑफ करना चाह रहा है। तो बस इयर्स पे जब राउंड ऑफ करना चाह रहा है तो फिर तो आंसर यही होगा 35 साल। बाकी तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट एग्जैक्ट मैच, मतलब आंसर क्या होगा 35 साल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे को 2 लाना है और मेरे पास 1.999 आना है, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे ऐसा हो सकता है 35 इयर्स 1 मंथ, 35 इयर्स 2 मंथ्स, ऐसे आंसर आ सकता है। लेकिन वो तो उसने बोला ही नहीं, उसने बोला कि नंबर ऑफ इयर्स, यानी एग्जैक्ट इयर्स बताने, तो एग्जैक्ट इयर्स तो 35 ही होंगे। 35 इयर्स में पॉपुलेशन विल बी नियरली डबल्ड। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आएगा ही नहीं, समझ आई। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो भाई फिर तो ये मेथड था ही, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड कैलकुलेट, तो उससे एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन वो कब यूज करना है, जब उसने मंथ्स में ऑप्शन दे रखे हो। समझ आई बात, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चंस बोथ ऑफ देम, ढंग से समझ लेना। ऑलराइट, ऑलराइट, सो वी हैव सीन 2 एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सो फार। आई होप वो आपको क्लियर हो गए। एक तो फ्लोटिंग रेट किया हमने और एक पॉपुलेशन टाइप प्रॉब्लम्स करी, ठीक है। द थर्ड एप्लीकेशन इज डेप्रिसिएशन टाइप प्रॉब्लम्स, राइट। डेप्रिसिएशन सबको पता है क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप और भी जगह पढ़ते हो, बट डेप्रिसिएशन में हमारा क्या एप्लीकेशन है वो समझना ध्यान से। डेप्रिसिएशन टाइप प्रॉब्लम्स में होता क्या है, जैसे आपने कोई कार खरीदी, राइट, तो हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ऑलराइट, एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब जब तक कि वो कार इफेक्टिवली काम कर रही है, दैट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट कार। ऐसे ही कोई मशीन अगर आपने खरीदी अपने बिजनेस में, तो उसकी भी कोई यूजफुल लाइफ होती है, तब जब तक ये अपना आउटपुट मेरे को बराबर देती जा रही है, दैट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन या कार, व्हाटएवर इट इज। उस इंटरवल के बाद, जैसे आपने खरीदी, मान लो कार आपने 5 लाख में खरीदी, राइट, अब चलते 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 मान लो 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। अब 10 साल के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। लेट अस से द वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 8% एवरी ईयर, तो हर साल 8% के हिसाब से उसकी वैल्यू घटती जाएगी टिल 10 इयर्स। अब 10 इयर्स के बाद में इट्स यूजफुल लाइफ इज ओवर, मतलब इसके बाद आप चला रहे हो तो चलाओ, बाकी उतना आउटपुट ये कार आपको नहीं मिलेगी, उतनी इफेक्टिवली ये कार नहीं चलेगी, ठीक है। तो उस समय जो उसका भाव होता है डेप्रिसिएशन पीरियड के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, यानी सिंपल भाषा में कबाड़ का भाव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं वो ध्यान से समझो। लेट परचेज वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट इज पीवी, पीवी नाम दे दिया मैंने, परचेज वैल्यू, जैसे कार खरीदी, मशीन खरीदी थी, जितने में खरीदी वो पीवी होगी, ठीक है। उसकी यूजफुल लाइफ मतलब जब तक वो मैक्सिमम अपना आउटपुट दे रही है वो क्या होगी, n इयर्स। मशीन हो, कार हो, व्हाटएवर इट इज, इट्स यूजफुल लाइफ इज n इयर्स, ठीक है। मतलब n इयर्स के बाद में यू कैन डिस्पोज इट ऑफ एंड टेक अ न्यू आर्टिकल, ओके। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको मैं आरओडी बोल रहा हूं, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आरओडी मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हर साल आपकी वैल्यू घट रही, ठीक है, वो कितना मान लिया, आई। देन वैल्यू आफ्टर n इयर्स, n इयर्स यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू, उसको मैंने एसवी से डिनोट किया। तो बेटा आप ध्यान से समझो, जैसे तुमने कोई आर्टिकल 100 रुपए में परचेज किया, राइट, मान लो 3 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, ओके। हर साल उसकी जो वैल्यू है, या चलो 1 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, छोड़ो 1 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, आपने 100 रुपए में आर्टिकल खरीदा, मान लो उसकी 10% डेप्रिसिएशन होती है, ओके। तो 1 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, 100 में से 10 जाएगा तो 90 रह जाएगी, तो 90 उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, 100 उसकी परचेज वैल्यू होगी, 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, समझ में आई, और यूजफुल लाइफ 1 हो। आया बात समझ में। अब इसी बात को बोलने का ये भी तो तरीका हो सकता था कि भाई मेरा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, कितना भी इन्वेस्ट किया मैंने, 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, नेगेटिव 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी डिक्रीजिंग, मेरा अमाउंट घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मेरा पैसा डाई कर रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट क्रैश हो गई,
मार्केट क्रैश हो गया तो आपने 100 रुपया लगाया तो 110 नहीं मिल रहा है, वो 90 मिल रहा है, 10% बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव भी तो हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, आपने 100 रुपए के पैसे 100 रुपए आपने लगाए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपए जो मैंने लगाया, कितने साल के लिए लगाया, 1 साल के लिए, तो वो मेरा एन हो गया। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेगेटिव 10%, वो मेरा आई हो गया। और कितना मुझे मिलेगा 1 साल के बाद, वो मेरी स्क्रैप वैल्यू हुई, वो मेरा अमाउंट होता है कि नहीं होता है, बस वही सेम फॉर्मूला। स्क्रैप वैल्यू यानी अमाउंट, पीवी यानी परचेज वैल्यू यानी प्रिंसिपल, 1 माइनस आई की पावर एन क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आई हमारा इस केस में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने पहले ही यहां माइनस लगा दिया ताकि तुम्हें वो माइनस की चिंता नहीं करनी, तुम्हें तो सीधा आई की वैल्यू डालनी, माइनस हमने फॉर्मूले में लगा दिया। समझ आई, प्लस क्यों नहीं माइनस क्यों है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट? सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला एवरीवेयर इन ऑल 3 एप्लीकेशंस, यू हैव सीन दैट फॉर्मूला तो वही है ना, एक ही फॉर्मूला है, a इक्वल टू p 1 प्लस आई की पावर है, उसी को अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं बस। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज 10 years and its cost is rupees 10,000. If ROD is 10% per annum, its SV is, स्क्रैप वैल्यू निकालना, बस कुछ नहीं करना। SV क्या होता है, PV 1 माइनस आई की पावर है, वैल्यूज पुट करो, PV कितना, परचेज वैल्यू 10,000, आई कितना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 0.1, यूजफुल लाइफ कितनी है 10, तो पावर में 10, 1 माइनस 0.1 कितना बेटा, 0.9, कैलकुलेटर पे फटाफट निकालो, 0.9 की पावर 10, निकाल लिया, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 3486.78। सो दिस इज द स्क्रैप वैल्यू, यानी यूजफुल लाइफ के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3486.78, एंड देन यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ। क्लियर? दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन जहां पे सीधा वैल्यू प्लग इन करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी लैंग्वेज अलग है तो वही बात, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग बैलेंस ही, मतलब समझे, रिड्यूसिंग बैलेंस का क्या मतलब, ये वही बात हुई कि पॉपुलेशन डिक्रीजेस बाय 2% एवरी ईयर ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, ये लिखते थे ना लास्ट में, लेकिन नहीं भी लिखते हैं तो उसका मतलब हम वही समझते थे। तो यहां तो लिखा नहीं था कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी, 10%, इसका मतलब आपने क्या समझा कि हर साल की जो वैल्यू है उसका 10% घटेगा ना, स्टार्टिंग वाले का 10% हर बार थोड़ी घटेगा, लिखा थोड़ी था उसने, लेकिन हमने खुद समझ लिया, यहाँ पे उसने लिख दिया, यहाँ पे उसने बोल दिया कि रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब अगर मशीन को 100 रुपए में खरीदा तो पहले साल उसकी वैल्यू 20% घट गई तो 80 रह गई, अब अगले साल 20% 80 पे घटेगा कि 100 पे, 80 पे, वो दिखाने के लिए उसने बोला ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब हर बार बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, उस पर 20% वापस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नहीं भी बोलता तो भी हम वैसे ही लेते। इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000। आपको क्या निकालनी है इस बार, यूजफुल लाइफ निकालनी, इफेक्टिव लाइफ निकालनी। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन में क्या अननोन हो गया बेटा, इस फॉर्मूले में से क्या अननोन हो गया, एन अननोन हो गया, फॉर्मूला तो वो का वही है। ठीक है, तो SV इक्वल टू PV 1 माइनस आई की पावर n, इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट करो, स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है, 30,000, परचेज वैल्यू कितनी दी है, 1 लाख। ठीक है, और 1 माइनस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देखो, 20% यानी 0.2, और पावर कितनी, n हमें निकालना है, राइट। सो लेट अस शिफ्ट दिस देयर, तो 30,000 अपॉन 1 लाख कितना होगा, 30,000 अपॉन 1 लाख 0.3। ठीक है, सो 0.3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 कितना होता है बेटा, 0.8 की पावर है, तो 0.3 इक्वल टू 0.8 की पावर n आ गया, राइट। अब मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन अब की बार ऑप्शंस में क्या आ रहा है, 4.5, 5.4। अब ये पावर यहां डाल के चेक करना से बेटर है कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं, समझे बात, क्योंकि एक एक ऑप्शन को चेक करने में समय ज्यादा लग जाएगा। उससे बढ़िया मैंने जो दूसरा मेथड लॉग वाला बताया था वो यहां लगाऊंगा आपने। ठीक है, सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। टेक लॉग में क्या आएगा, यहाँ पे तो लॉग ऑफ 0.3। ठीक है, इधर कितना आएगा, n लॉग ऑफ 0.8। ये ठीक है, n बाहर आ जाता है, राइट। इसको लॉग वाले को इधर डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लॉग ऑफ 0.3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.8। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसमें ऐसा मत कर देना कभी भी, log 0.3 अपॉन log 0.8 का मतलब log ऑफ 0.3 अपॉन 0.8, गलत, ऐसे थोड़ी होता है। ये दो log डिवाइड हो रहे हैं, दो log डिवाइड हो रहे हैं तो इनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और ना ही ये ऐसा हो जाएगा log ऑफ 0.3 माइनस 0.8, सॉरी माइनस log 0.8, ऐसा भी नहीं होगा। वो तो तब होता है जब log ऑफ a बाई b हो, ये होता तो ऐसा आ जाता, लेकिन ये तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे ये और इसमें ये लॉग को कॉमन थोड़ी ले सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज लॉग में आप पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ भी काम हम नहीं कर सकते, तो ये सब गलत है। ठीक है, दिस इज ऑल रॉन्ग।
यू हैव टू कैलकुलेट बोथ सेपरेटली एंड देन डिवाइड। इसको अलग निकालोगे, इसको अलग निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। तो निकाल लो, कैलकुलेटर पे तुम्हारे को ट्रिक बता दी, फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले log 0.3, तो 13 बार रूट 0.3 दबा के 13 बार रूट दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, किसका 0.3, ठीक है। इसमें से करो -1, कर लिया -1, ठीक है। उसके बाद करो इंटू 3558, कर लिया, कितना आंसर आ गया, -0.52287। ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटे का लॉग नेगेटिव आता है। कितना आया, -0.52287, 0.52287, ठीक है। अब नीचे वाला निकाल लेते हैं। तो अब की बार किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार रूट 0.8, ठीक। ये जो भी आया इसमें से -1 किया, कर लिया, फिर इंटू क्या कर दिया 3558। ये बेटा कितना आएगा, -0.0691, -0.0961, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो लेट अस डिवाइड दिस टू। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है, माइनस माइनस तो कट गया, 0.52287 डिवाइडेड बाय 0.0961। देखो जरा कितना आया, 5.39 आया। तुम्हारे कैलकुलेटर पे क्या दिखा रहा है, 5.39 दिखा रहा है, मतलब रफली 5.4। सो आंसर बी लगा दूंगा, 5.4। सी एग्जैक्ट मैच होता है, कोई दिमाग और कोई लगाने की जरूरत नहीं, सीधा लॉग निकालो 5.4। अंडरस्टूड। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में मंथ्स भी आए और वहां पे लॉग लेना बेटर है। क्लियर हो गया। सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जिस पे क्वेश्चंस आते हैं बार बार। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। क्लियर है।